बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स एंड मोशन, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2.1। स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ आप मार्क कर लें कि जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और बेटा जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% आपका पेपर एक्सरसाइज से बनना है, तो 70% जो आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आएंगे वो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होंगे। तो आपने इसको तवज्जो से समझना है और याद करना है। अब यहाँ पर लिखा ये क्या है कि राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करें वेक्टर प्रोडक्ट के केस में। अब बेटा वेक्टर प्रोडक्ट के केस में हम करते क्या थे, दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी है, तो सबसे पहले बेटा हम उनकी टेल्स को ज्वाइन करते थे, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, फिर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते थे ए वेक्टर से बेटा बी वेक्टर की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जैसे ये थीटा की आपको डायरेक्शन आ रही है ए से बी, तो बेटा जो हमारा इरेक्ट थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताता था, ए क्रॉस बी की या एन यूनिट वेक्टर की। और ये जो एन यूनिट वेक्टर है या ए क्रॉस बी है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी वेक्टर हैं। आपसे अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए, 90 डिग्री, और ए क्रॉस बी और बी के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे आप हाइडिंग देंगे राइट हैंड रूल, ज्वाइन द टेल्स ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी विच डिफाइंस द प्लेन्स ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर मैंने कहा ए और बी हैं, इस प्लेन में आपको नज़र आ रहा है प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। और ये जो ए क्रॉस बी है ये अलॉन्ग जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है आपके पास इन वेक्टर का, इसमें कहता है जो दो वेक्टर्स हैं उनकी टेल्स आपस में मिलाएं, सही। तो हमने टेल मिला ली जी। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल। थीटा की तरफ आपने राइट हैंड को रोटेट करना है। कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो आपने अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उन्हें रोटेट करना है ए से बी की तरफ, तो आपका थंब अपवर्ड बेटा पॉइंट आउट होगा जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्ट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है जी। तो ये क्रॉस बी की डायरेक्शन है अपवर्ड। और अगर बेटा आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे बी से ए की तरफ, तो आपका थंब बेटा फिर डाउनवर्ड पॉइंट आउट होगा, तो और वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ये बात मैंने कर दी, तो आप इधर लिखेंगे। और वेक्टर प्रोडक्ट में बेटा ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वही एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट रिलेटेड टू मोमेंटम। बेटा इम्पल्स क्या होता था, द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम टी ड्यूरिंग विच इट एक्ट्स इज कॉल्ड इम्पल्स। किसी क्रिकेटर ने किसी बॉल को हिट किया, तो तब उस बॉल पर जो फोर्स लगी वो बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स थी और बड़े शॉर्ट टाइम के लिए लगी, तो तब जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स और टाइम है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो फार्मूला क्या है इम्पल्स का, एफ क्रॉस टी। इम्पल्स बेटा वेक्टर क्वांटिटी है और इम्पल्स की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड। कैसे भाई, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड, या आप इसे kg/-1 भी लिख सकते हैं। इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव सेम यूनिट, इसलिए मैंने कहा कि आप kg/-1 भी लिख सकते हैं, पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है। फिर आगे उसने लिखा है हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मोमेंटम। मोमेंटम से इम्पल्स का क्या रिलेशन है बेटा, जो इम्पल्स है ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम के। तो ये हम प्रूव भी करते हैं। रिलेशन विद मोमेंटम क्या है जी, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। क्या थी बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, कि आपके पास टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो एफ क्रॉस टी तो बेटा इम्पल्स होता है, आई लिख लें। एम वी एफ पी एफ बन जाएगा फाइनल मोमेंटम, और एम वी आई बन जाएगा पी आई इनिशियल मोमेंटम। तो पी एफ माइनस पी आई डेल्टा पी, डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज इन मोमेंटम।
तो यहाँ से बेटा पता ये चला कि इम्पल्स जो है ये बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। सो इम्पल्स इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम। ओके जी, मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 2.3 है जी हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एंड इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लियन। अब भाई हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक क्लियन के दरमियान डिफरेंस करना है, तो उसको समझने से पहले आप इस डायग्राम को देखें। बेटा अगर आपके पास एक हार्ड बॉल हो और आप उसे मार्बल फ्लोर पे ड्रॉप करें, फ्रीली फॉल करें, तो वो जाएगी, जाकर टकराएगी और रीबाउंड होकर वापस उसी हाइट पर आएगी जहाँ से आपने उसको फेंका। हाँ, रियल केसेस में वो उस हाइट पर नहीं आती, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन जो है उसी हाइट पर आ जाती है अगर आप एयर फ्रिक्शन को भी निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज कर दें। ठीक है, तो ये एक आइडियल केस है कि आपने एक हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर पे थ्रो किया और वो टकरा के इनिशियली उसी हाइट पर आई जहाँ से आपने उसे ड्रॉप किया था। तो ये जो क्लियन है बेटा, ये हमारे पास इलास्टिक क्लियन है। सच काइंड ऑफ क्लियन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रही, कांस्टेंट रही, कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं आया, तो ये इलास्टिक क्लियन है। लेकिन बेटा अगर आपके पास एक टेनिस बॉल हो और आप उसको सैंडी फ्लोर पर फेंकते हैं, जैसे आपने खुले खेत वगैरह देखे हैं, ठीक है, या आपके पार्क वगैरह जो नॉर्मली होते हैं, तो जब आप टेनिस बॉल को उस पर फेंकते हैं तो वो टकरा कर इनिशियल हाइट तक नहीं आती। पहले उसकी हाइट आप देखें ज़्यादा थी, अब उसकी हाइट कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई। सच काइंड ऑफ क्लियन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो इस तरह की जो क्लियन है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई, उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक क्लियन। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? जैसे जैसे लिखा है एज इट इज लिख देना पेपर में, इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। इन इलास्टिक क्लियन, अ क्लियन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। बच्चों वो क्लियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ना हो वो इनइलास्टिक है। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, क्यों लॉस होती है भाई? ड्यू टू साउंड, हीट एंड फ्रिक्शन। बॉडी में डिफॉर्मेशन आ सकती है फ्रिक्शन की वजह से, हीट प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड, आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। अच्छा जी, इन इलास्टिक क्लियन में बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो इन इलास्टिक क्लियन में जो एनर्जी लॉस है वो फिर हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है बेटा इन इलास्टिक क्लियन में, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है इन इलास्टिक क्लियन में। एग्जांपल क्या है जी? व्हेन अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ सैंडी फ्लोर, मैंने आपको दिखाया। फिर है जी इलास्टिक क्लियन, अ क्लियन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या रही भाई? कंजर्व। नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, कोई लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। एग्जांपल क्या है जी? व्हेन अ हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ मार्बल फ्लोर। तो ऐसे ही आप एज इट इज लिखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2.4 है जी, शो डैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। भाई न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट को प्रूव करना है। आल्सो स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दी है कि टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसे ही हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, जो कि जर्नल फॉर्म है। तो देखें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम मूविंग विद वेलोसिटी वी आई। बेटा एक बॉडी थी जिसका मैस एम था, जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही थी। सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन इट इन टाइम टी। कुछ देर बाद उस पर कोई फोर्स लगी एफ, जिस वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो गई एंड इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ। उसकी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास? टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और बाय न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को बेटा कंपेयर किया तो एफ ओवर एम राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड की बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर है। तो एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टाइम को इधर एफ से मल्टीप्लाई करें एफ क्रॉस टी, और मैस को वी एफ माइनस वी आई से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। एफ क्रॉस टी होता है हमारे पास इम्पल्स। ठीक है जी, और इम्पल्स हमने देखा भी है कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर था। ठीक है, और अगर मैं टाइम को इधर डिवाइड कर दूं तो बेटा एफ रह जाएगा और फोर्स आ जाएगी एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। और एम वी एफ को मैं लिख सकता हूँ पी एफ फाइनल मोमेंटम, एम वी आई को पी आई इनिशियल मोमेंटम, तो बनेगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ठीक है जी, आप पी एफ माइनस पी आई को लिख सकते हैं डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और नीचे टाइम है तो टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यही स्टेटमेंट है।
टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन 2.5, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच इट होल्ड्स। कहता है एक तो आप एक्सप्लेन करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या और इसकी कंडीशन बताएं ये कब लगती है। तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगा रही हो, ठीक है, जिस पे फोर्स ज़ीरो हो, इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और ये मैंने अपने लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि मैंने वेसल लिया था जिसमें गैस के मालिक्यूल्स से और वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर पड़े हुए थे। तो जिन बच्चों ने नहीं इस लेक्चर को सुना तो उन्हें लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से जाके आप देख लें, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है जी, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो पी टी क्या है जी, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स, ठीक है जी, ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। अब कंडीशन क्या है जी, कंडीशन है द लॉ वर्क ओनली इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। भाई अभी कहा ना आइसोलेटेड सिस्टम क्या है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इंटरनल फोर्सेस कोलिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने भी वेसल की बात की कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैस मालिक्यूल है, तो वो आपस में कोलाइड कर सकते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन बाहर से हम कोई टेम्परेचर या हीट चेंज नहीं दे रहे, तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। डो नॉट चेंज द टोटल मोमेंटम, तो इंटरनल फोर्सेस टोटल मोमेंटम को चेंज नहीं करती, एक्सटर्नल करती हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। फिर है जी क्वेश्चन हमारे पास 2.6, शो डैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो सिंपल है जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम जानते हैं कि जी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और हम जानते हैं कि रेंज का फार्मूला होता है, वी नो डैट आर इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। तो बेटा रेंज जो है जी वो डिपेंड करती है साइन 2 थीटा पर, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, देखें मैक्सिमम रेंज क्या बनेगी, फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, और साइन थीटा या साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है आप दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करें कि 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 90 डिग्री होता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे साइन 2 थीटा बेटा हमारे पास 1 होता है, तो मैक्सिमम रेंज बनती है वी आई स्क्र ओवर जी, ठीक है जी। फिर है जी फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इधर पहले इस डायग्राम को देखें, ये जी बेटा फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल प्लेयर है जी, रोनाल्डो है या मेसी है, आप डिसाइड कर लें, उसने फुटबॉल को बेटा किक लगाई, फुटबॉल जो है उसने पैराबॉलिक पाथ ली गोल तक जाने के लिए, ठीक है। अब जब फुटबॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसे कितना टाइम लगा, और यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो टाइम है वो होता था टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होता था 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो आसान लफ्ज़ों में उसका आधा टाइम लगेगा ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये हाफ़ है ये हाफ़ है, तो वो था 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो उसे अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो बनता है वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है ए एक्स 0 होता है प्रोजेक्टाइल के केस में, और यहाँ पर ए वाई बेटा किसके बराबर होगा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ए वाई माइनस जी के बराबर होगा। अच्छा, जब हमने इसको थ्रो किया तो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, वी आई, ठीक है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ पर तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, वो 0 होगा, तो वी आई जो है आपके पास होगा वी आई वाई वी आई साइन थीटा यहाँ पर। लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो इसका फाइनल कंपोनेंट होगा जिसे हम वी एफ वाई कहेंगे, वो 0 होगा। सारी बातें मैंने लिखी हैं, देखें। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मैस एम मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड मूव कर रहा है तो ए वाई बेटा माइनस जी होगा। द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज, ये मैंने कहा था वी आई वाई वी आई साइन थीटा, एंड एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, भाई मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा तो वी एफ वाई 0 हो जाएगा। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हम वर्टिकल बात कर रहे हैं तो मैं लिख लूँगा वी एफ वाई प्लस वी आई वाई प्लस ए वाई टी।
तो वी एफ वाई ज़ीरो हो जाएगा जी मैक्सिमम हाइट पर। वी आई वाई बराबर होता है वी आई साइन थीटा, ए वाई माइनस जी था तो बन जाएगा माइनस जी टी, ठीक है जी। और ये माइनस जी टी जब जाके प्लस जी टी हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, तो टी आ जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो मैंने नीचे लिखा है सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ टाइम ऑफ लाइट। तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए लेगा, उसका आधा प्रोजेक्टाइल लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो कि वी आई साइन थीटा ओवर जी के बराबर है। फिर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपका 2.8, द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 800 मीटर। बेटा अभी हमने मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कैलकुलेट की थी जो कि वी आई स्क्वायर ओवर जी थी, जब हमने साइन टू थीटा को 1 के बराबर पुट किया था, ठीक है। तो आर मैक्सिमम गिवन है 800 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा गिवन है, 60 डिग्री हाइट कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है जी, वी नो डैट मैक्सिमम रेंज कितनी होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी। भाई कैसे रेंज होती है वी आई स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, तो साइन टू थीटा तो 1 होता है मैक्सिमम के लिए। और हाइट का क्या फार्मूला होता है, हाइट होती है प्रोजेक्टाइल की वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। बेटा अगर मैं ये वी आई स्क्वायर ओवर जी देखूँ तो यहाँ पर ये देखें वी आई स्क्वायर ओवर जी आ रहा है, तो इस वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह मैं आर मैक्सिमम लिखने लगा हूँ। तो देखें यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 हाइट इज इक्वल टू, अब ये जो हाइट में आ रहा है ना वी आई स्क्वायर ओवर जी, इसकी जगह मैंने लिख दिया आर मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय रह क्या गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 रह गया, तो उसे मैंने सेपरेट लिख लिया, ठीक है। वैल्यू पुट करें, आर मैक्सिमम था बेटा 800 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 0 आ गए, ठीक है जी। 400 बन गया, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 होता है बेटा 0.866, तो इसका स्क्वायर ले लें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट आएगी 299.9 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 300 मीटर। तो 300 मीटर जो है जी हाइट होगी। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।